सौम्या स्वामीनाथन हैं, WHO की चीफ साइंटिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल मैम आपसे यही है कि जिस तरह से भारत में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार ने आज कहा है कि पैनिक ना करें, लेकिन आपका आंकलन क्या है? ये केसेस जो बढ़ रहे हैं ये मोस्ट प्रोबेबली ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ रहे होंगे, और ये हम इसको एंटिसिपेट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जैसे बाकी देशों में देखा गया है दक्षिण अफ्रीका से शुरू होते हुए, एक बार ओमिक्रॉन अगर कम्युनिटी में अंदर आ जाती है उसके बाद उसमें केसेस बहुत जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि इसका डबलिंग टाइम जो है वो 2 या 3 दिन के बीच में है। और वही अभी दिखाई दे रहा है कुछ शहरों में कि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन केसेस डबल होते जा रहे हैं। तो इसके एक्चुअली 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 पहलू इस न्यू वेरिएंट के, जिसपे हम लोग ध्यान देते आ रहे थे, जिसपे अध्ययन हो रहा था। पहली बात तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और इन्फेक्शियसनेस। अब उसका बड़ा क्लियर पिक्चर है कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, डेल्टा से 4 टाइम ज्यादा, 4 टाइम्स मोर ट्रांसमिसिबल देन डेल्टा। तो इसलिए लोगों को बहुत सावधानी दिखानी पड़ेगी अभी, क्योंकि इस टाइम पर अगर कोई संक्रमित जन काफी सारे जनों के साथ और जनों के साथ मिले, जैसे अभी आजकल पार्टियों का टाइम है, शादियों का टाइम है, तो वहां पे बीमारी फैलने की बहुत हाई चांसेस हैं। दूसरा उसका प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग ध्यान दे रहे थे वो है कि क्या से जो बीमारी होती है वो कम सिवियर होती है, क्या वो लोगों को इतनी भयानक तरीके से बीमार नहीं करती है। उसमें जो है अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उससे काफी एनकरेजिंग है, काफी वो रियश्योरिंग है कि 1/4 द हॉस्पिटलाइजेशन रेट, जितना डेल्टा में जितने लोग अस्पताल में दाखिल हुए, जैसे अगर 100 लोग संक्रमित हुए और उसमें से 20 लोग को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, ओमिक्रॉन से अगर 100 लोग संक्रमित हुए तो 5 लोगों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, क्योंकि बीमारी बढ़ने की वजह से। और उनमें भी वो 5 लोग जो दाखिल हो गए उनमें भी बीमारी कम सिवियरिटी की है, मतलब वेंटिलेटर की कम जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ती है, मौतें भी कम होती हैं। तो पर ये नहीं कि बिल्कुल ये माइल्ड है और किसी को कुछ नहीं होगा, ऐसे भी नहीं कह सकते हैं, पर डेल्टा से कम भयंकर टाइप का वेरिएंट है। और तीसरा जो आंकड़ा है, तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो वैक्सीन इफेक्टिवनेस के ऊपर हम लोग डेटा देख रहे हैं। अभी भी उस पर डेटा आता जा रहा है, पर उसमें भी कुछ रियश्योरिंग हमें मतलब इट इज नॉट वरीइंग, क्योंकि अब ये दिखाई दे रहा है कि वैक्सीन जो है वो इसमें भी इफेक्टिवनेस रिटेन करती हैं, दैट इज बीमार होने से बचाती हैं, चाहे आपको संक्रमित होने से ना बचाए। इन्फेक्शन हो सकती है जिसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, पर वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है वो साधारण कोल्ड एंड कॉफ, जैसे खांसी बुखार हुआ 2 दिन के लिए, ठीक हो गए या कुछ पता भी नहीं चला, उस तरह की इन्फेक्शन होगी, और ज्यादातर वो सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगी। इसीलिए अभी भी वैक्सीनेशन की जरूरत, जिन्होंने नहीं लगाया है पहला डोज, सेकेंड डोज, वो तुरंत लगवाएं, क्योंकि उससे काफी ओमिक्रॉन से भी बचाव मिलेगी। जी सौम्या जी, जिस तरह से आपने कहा कि 4 गुना ज्यादा डेल्टा से संक्रमण करने वाला है, कल अगर हमारे देश में 9,000 मामले थे, आज 13,000 मामले सामने आ गए, लेकिन ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने में जीनोम सीक्वेंसिंग में कुछ समय लग जाता है, 2 दिन या 3 दिन लग सकते हैं। तो उस लिहाज से इस समय क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये मामले बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ेगा, उस लिहाज से क्या राय? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि हम लोग नंबर्स पे ज्यादा फोकस ना हो, क्योंकि हमें पता है कि ये डबलिंग होती जाएगी एंड नंबर्स डिपेंड ऑन टेस्टिंग। आप जितना टेस्ट करेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। जिन देशों में टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है वहां पे बहुत अधिक नंबर्स, जैसे यूएस वगैरह में 2-2.5-3 लाख से ऊपर केसेस उन्होंने एक दिन में पाए हैं, क्योंकि उतना टेस्टिंग हो रहा है वहां पर वहां भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग सबकी नहीं हो सकती है। तो एज अ परसेंटेज ऑफ केसेस जिनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है उससे हम लोग ट्रेंड देख पाएंगे। जैसे अभी दिख रहा है हमें कि पहले 1% था, 2%, अब दिल्ली में शायद 50% से ऊपर ओमिक्रॉन की वजह से है।
तो उससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा को हटा रहा है और डेल्टा से इट इज गेटिंग डोमिनेटेड, मतलब ओमिक्रॉन आगे बढ़ रहा है डेल्टा से, और जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं उससे भी हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन ही होगा, क्योंकि डबलिंग टाइम हर दूसरे दिन देख रहे हैं जी। तो इस पे अब हर एक केस की ना सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है, और वायरस तो वही वायरस है, उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो कुछ कुछ बदल सकती हैं क्योंकि म्यूटेशन अलग अलग हैं, इस वेरिएंट में डेल्टा में अलग थे, इसमें अलग म्यूटेशन है, तो जैसे हम कह रहे हैं ये ज्यादा संक्रमित करती है परंतु इसमें सिवियरिटी कम है, तो इस तरह के प्रॉपर्टीज अलग हैं, पर कीटाणु तो वायरस तो वही है और इसकी जो प्रिवेंशन मेथड्स हैं वो भी वही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऑफ कोर्स अब वैक्सीन उपलब्ध हैं जो पिछले साल नहीं थे, काफी लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि अब दवाइयां भी इसके लिए ढूंढी गई हैं, ओरल टैबलेट्स, परंतु वो सिर्फ डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे दी जानी चाहिए, और क्योंकि अभी अभी नई निकली हैं, अभी उनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं चला है कैसे उसको इस्तेमाल करना है, और बाकी जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं वो हम जानते हैं, तो हमारे हाथ में पूरी जानकारी है। और जिस तरह से अब गवर्नमेंट ने कहा है बिल्कुल ठीक कि पैनिक ना करें, जो हमें पता है कि हमें करना चाहिए वो करें, मास्क अपना पहने, बाहर जाते समय बिल्कुल अच्छी तरह से मास्क पहने, वेल फिटिंग मास्क जो अच्छी तरह से नाक और मुंह के ऊपर कवर हो जाए, और अगर आप बीमार हैं तो घर पे रहें, टेस्ट कराएं और ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये ओमिक्रॉन सर्ज बाकी देशों में जल्दी से आया है, पीक जल्दी से हुआ है और कुछ हफ्तों में वो कम हो जाएगा। तो अभी अगले कुछ हफ्तों में हमें बहुत सावधानी जी। सौम्या जी, एक शब्द मैं आपसे पूछना चाह रही थी तीसरी लहर को लेकर, क्योंकि आम नागरिक एक तरफ से राहत महसूस कर रहा है कि सिम्टम्स ज्यादा इसके गहरे नहीं है, लेकिन तीसरी लहर में क्या हम आ गए हैं? क्या कोविड की तीसरी लहर हमारे देश में, भारत में है इस समय? वो अभी कुछ दिनों में पता लगेगा, बट अगेन बाकी देशों में जो हुआ है उसको अगर देख के, अगर उसी पैटर्न में अभी भारत में भी अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो हाँ एक लहर अभी आ सकता है। बट दक्षिण अफ्रीका में लहर आया, उनका तो ये चौथा लहर था और बड़े जल्दी से वो 3 हफ्ते में लहर आके कम भी हो गया, और ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ उनके हेल्थ सिस्टम के ऊपर। तो हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, और अगर ज्यादा इम्पैक्ट ना हो लोगों पर, हेल्थ सिस्टम पर, तो बहुत अच्छी बात है। बट इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अभी ये सोच के ना चलें कि ये तो बस साधारण जुकाम है तो इसको छोड़ो, अब कुछ नहीं होने वाला, वो अभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी जानकारी अभी ओमिक्रॉन के बारे में नहीं है और उसका प्रभाव जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, जिन्होंने अभी टीका नहीं लगवाया है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनको ये इन्फेक्शन हो तो उनमें क्या इफेक्ट होगा ये अभी नहीं पता, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ज्यादातर लोग कम उम्र के थे और उनकी प्रीवियस इम्यूनिटी भी बहुत हाई थी, क्योंकि उनको पहले डेल्टा और बीटा वगैरह वेव्स हो चुके थे, चौथा लहर था वहां पर। तो इससे अभी पूरी तरह इन पॉपुलेशंस में कैसे होगा, क्या ये और सिवियर भी हो सकता है, ये अभी हमें देखना पड़ेगा कुछ दिन के, तो अभी पूरी सावधानी में रहना ही अच्छा है। बिल्कुल। सौम्या जी, जो आपने वैक्सीनेशन की बार बार टीकाकरण की आपने बात की है, एक आंकड़ा भी हाल में आया था कि हमारे देश में 50% आबादी है जो फुली वैक्सीनेटेड है। उस लिहाज से वैक्सीनेशन को लेकर सरकार क्या और बहुत तेजी लाने की जरूरत है, क्या सुझाव देंगी आप? तो ये एक बहुत अच्छा हमारे हाथ में एक टूल है, एक वेपन है, जिससे इतने तरीके अलग अलग तरह के वैक्सीन इतने जल्दी बने और भारत में इतनी आबादी को वैक्सीनेट किया इतने जल्दी टाइम में, तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है हमें, जो शुरू से हम कह रहे हैं कि वल्नरेबल लोगों को पहले प्रोटेक्ट किया जाए, तो अभी 2 प्रॉन्ग पे काम करना पड़ेगा। एक, जो अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है, अभी भी काफी लोग हैं, लाखों लोग हैं भारत में 18 साल से ऊपर जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया है, तो वो बड़ी प्रायोरिटी है कि वो सब टीका अपना कराएं। और दूसरा जो है वो बूस्टर, जो अब सरकार ने जिसके बारे में अब अनाउंस किया है कि 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको एक बूस्टर डोज दिया जाएगा जनवरी से। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जो थोड़े एजेड हैं उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ी हमेशा वीक हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ता है, तो उसमें उनको एक बूस्टर मिलने से ये होगा कि इम्यून जो मेमोरी है उनका
जो टीकाकरण से हुआ था वो फिर दोबारा एक बूस्ट हो जाएगा, उनकी इम्यूनिटी फिर बढ़ जाएगी। तो वो अगर संक्रमित हो भी जाएं तो दे विल बी एबल टू फाइट दैट, निमोनिया नहीं होगा, उनको बीमार नहीं होंगे जी। तो इन दोनों प्लैंक्स के ऊपर हमें अब साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, मतलब कवर द अनकवर्ड पॉपुलेशन एंड बूस्टर्स फॉर द जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, एल्डरली हैं और जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो हाई रिस्क, उनका कांटेक्ट बहुत होता है इन्फेक्शन से। सौम्या जी आखिरी तो सवाल में अच्छा स्टेप लिया जी, आखिरी सवाल में आपसे बस यही जानना चाहूंगी, WHO की तरफ से चेतावनी आई कि एक सुनामी जैसे आ सकती है केसेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर को तैयार रखने की जरूरत है, बोझ पड़ सकता है। समझाइए क्या स्थिति के लिए हमें तैयार रहना और क्या एंटिसिपेशन, क्या विचार है इस पर? तो WHO के डीजी ने सुनामी की बात करी थी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि अभी डेल्टा भी नहीं गया है ना, डेल्टा भी सर्कुलेट हो रहा है, तो डेल्टा के ऊपर से ओमिक्रॉन भी आ गया है और ओमिक्रॉन जैसे हमने देखा कि बहुत तेजी से बढ़ता है। तो जैसे एक दिन में अगर 5,000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग संक्रमित होंगे, तो अब 20,000 लोग सडनली मेडिकल केयर एक्सपेक्ट करेंगे तो हेल्थ सिस्टम पे तो बोझ पड़ेगा ही। ज्यादातर लोग आउट पेशेंट में मैनेज हो सकेंगे, तो अभी टाइम है प्रिपरेशन का। जो आउट पेशेंट केसेस हमारे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, लोग आके डॉक्टर से मिलना चाहेंगे, नर्स से मिलना चाहेंगे या फोन के ऊपर या टेलीमेडिसिन से वो काउंसलिंग या सुझाव लेना चाहेंगे डॉक्टर से कि अब हम क्या करें, अगर हम संक्रमित हुए हैं, हमारी फैमिली में इतने लोग रहते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो आइसोलेशन सेंटर्स जो सरकार तैयार कर रही है, जिनके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज नहीं है, उनके लिए आइसोलेशन सेंटर की जरूरत होगी कुछ दिन के लिए, अगर उनको मेडिकल केयर की ना भी जरूरत पड़े, पर फिर भी आइसोलेशन, क्योंकि बाकी फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए। और दूसरी बात, ये टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ को और भी हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो संक्रमित होंगे बट वैसे सिम्टम्स कम होंगे, परंतु उनको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, पल्स ऑक्सीमीट्री से, टेम्परेचर मॉनिटरिंग से। अगर सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उनको रेफरल करना पड़ेगा सेकेंडरी या टर्शरी केयर लेवल के ऊपर। ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि नंबर्स अगर बहुत इंक्रीज हो जाएं एकदम से, तो उनका अगर एक छोटा परसेंटेज भी बीमार हो तो वो नंबर भी काफी बड़ा हो सकता है। और क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे जो शहर हैं उनकी आबादी इतनी बड़ी है, इसलिए अस्पतालों को तैयार रहने की जरूरत है और डॉक्टर्स, नर्सेस की काफी जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी वर्कफोर्स को हम स्ट्रेंथन कर सकें, जैसे पहले किया था, कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों को ले आए, उनको तैयार रखें फोन सर्विसेज के लिए स्पेशली, और होम केयर सर्विसेज के लिए, ये सब बहुत जरूरत है। और लोगों को जानकारी देती रहनी चाहिए कि अब क्या स्थिति है और उनको क्या करना चाहिए, और अगर बीमार हो तो कहाँ जा सकते हैं टेस्टिंग के लिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी यूज कर सकते हैं पीसीआर के साथ साथ, क्योंकि अगर नंबर्स बहुत बढ़ेंगे तो पीसीआर लैब की कैपेसिटी भी ओवरवेल्म हो सकती है। जी। तो ये सब जानकारी अब पता है, अब डॉक्टर भी बड़े अच्छे ट्रेन्ड हैं, सबको पता है कैसे मैनेज करने हैं। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए कि जैसे पिछले साल हुआ डेल्टा के साथ वैसे होगा। हम होप करते हैं और सोचते हैं कि इतना बुरा हाल नहीं होगा, परंतु तैयारी की तो जरूरत है एंड क्लियर कम्युनिकेशन एंड गाइडेंस की जरूरत है। बिल्कुल सौम्या जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद।